मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपने ये तय कर लिया है कि यूरोपियन यूनियन पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा? जी, हमने अपना फैसला ले लिया है। हम जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। ये लगभग 25% हो सकता है। ये गाड़ियों और बाकी छोटे छोटे उत्पादों पर लागू होगा। ईयू से हमारे व्यापारिक मसले कनाडा के मुकाबले काफी अलग हैं। ईयू ने हमारा गलत फायदा उठाया है। उन्होंने हमारी गाड़ियों पर रोक लगाई है। वो हमारे कृषि उत्पाद भी नहीं खरीदते और इसके लिए वे अपनी डिफेंस में अलग अलग किस्म के बहाने बनाते रहते हैं। ईयू का गठन अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ही हुआ है। सच्चाई तो ये है कि ईयू का मकसद अमेरिका को ठगना है और वे अब तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन हालात बदलने वाले हैं। अब मैं राष्ट्रपति हूँ। आपने सुना, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन ईयू पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी ट्रंप ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में दी है, यानी आने वाले दिनों में ईयू को अमेरिका से व्यापार करने में मुश्किल आने वाली है। अगर आप ट्रंप के शब्दों पर गौर करें तो वो ईयू को अमेरिका के दुश्मन की तरह पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईयू का गठन ही अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए हुआ था। जिस समय ट्रंप ईयू को धमका रहे थे, उस समय यूरोपियन यूनियन की मुखिया उर्सुला वॉन डेर लियेन भारत आने की तैयारी कर रही थी। वो 27 फरवरी को भारत आकर 2 दिन तक रहेंगी। इस दौरान भारत और ईयू के बीच कई व्यापारिक समझौतों पर बात होने की संभावना है। भारत और ईयू के बीच ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों को ही ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी हुई है। इसलिए आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड स्कीम के बारे में भी बताएंगे। इस स्कीम के तहत कोई भी अमीर व्यक्ति लगभग 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका पहुंच सकता है, वहां आसानी से रह सकता है। ये प्रस्तावित गोल्ड कार्ड अमेरिका के ग्रीन कार्ड के जैसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें फायदे और ज्यादा मिलेंगे। ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में भी इस प्रस्तावित योजना का जिक्र किया है। इसके बारे में भी होगी विस्तार से बात। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K, टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले ट्रंप के गोल्डन कार्ड की चर्चा कर लेते हैं। 26 फरवरी ट्रंप सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में बहुत सी चीजों पर चर्चा हुई। हमारी दिलचस्पी का कारण है गोल्ड कार्ड। इसकी चर्चा पहली बार 25 फरवरी को ओवल ऑफिस में हुई थी। उस समय ट्रंप ने ये स्कीम रिपोर्टर्स के सामने रखी थी। अब मामला कैबिनेट के सामने रखा गया है, माने मामला गंभीर है। ये एक वीजा कार्ड की तरह होगा, लेकिन इसे पैसे देकर खरीदा जा सकेगा। क्या है ये गोल्ड कार्ड? ये एक वीजा कार्ड की तरह होगा, लेकिन इसे पैसे देकर खरीदा जाएगा। इसकी कीमत करीबन 43 करोड़ रुपए रखी गई है। ट्रंप ने ये कार्ड खरीदने वाले लोगों के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, वेरी हाई लेवल पीपल। ट्रंप कहते हैं कि इस कार्ड से अमेरिका में रहना और नौकरी करना ही नहीं, अमेरिका की नागरिकता हासिल करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इससे जो पैसे आएंगे उससे अमेरिका को कर्ज चुकाने में भी आसानी होगी। इस स्कीम के ज़्यादा डिटेल्स ट्रंप ने नहीं दिए, लेकिन इतना तय है कि ये स्कीम पुरानी स्कीम की जगह पर लागू की जाएगी। अब पुरानी स्कीम कौन सी थी? EB-5। ये अमेरिका में एंट्री लेने के लिए सबसे आसान रास्ता था। इसी स्कीम के तहत विदेशी लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता था। EB-5 स्कीम के तहत सिर्फ एक चेक पर साइन करने की ज़रूरत थी। इसे अमेरिकी संसद ने 1990 में बनाया था। इसका मकसद था रोजगार बढ़ाना और अमेरिकी इकोनॉमी में अरबों डॉलर निवेश करवाना। इसके तहत अमेरिका में निवेश करने वाले विदेशियों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए निवेश जरूरी था। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में कम से कम 10 अमेरिकियों को नौकरी देनी पड़ती थी। इसके बदले उन्हें अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंस मिलती थी। 2023 में महज 631 भारतीयों को ये ग्रीन कार्ड मिला था। ग्रीन कार्ड देने का सारा जिम्मा यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS संभालती है, लेकिन EB-5 स्कीम से बहुत से विवाद भी जुड़ गए थे। छानबीन करने वाले कर्मचारी और कुछ अमेरिकी सांसदों का कहना था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, सबसे ज्यादा चीन से आने वाले लोगों की वजह से। खुफिया जांच में इस स्कीम के इस्तेमाल से धांधली के मामले सामने आए। कुछ चीनी और ईरानी लोग अपने अपने देशों की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए पाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश से फरार हो चुके लोगों ने भी पैसों के बल पर अमेरिका में शह पाई।
गोल्ड कार्ड वाली स्कीम के डिटेल्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इसके लिए अमेरिकी सरकार को पैसे देने होंगे। ट्रंप का कहना है कि स्किल्ड वर्कर्स को देश में लाने के लिए अमेरिकी कंपनियां भी ये रकम भर सकती हैं। हम इस तरह के लाखों कार्ड बेच देंगे। जोड़कर देखें तो ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है। क्या अमेरिका के अलावा किसी और भी देश में ऐसी सुविधा है? जवाब है हाँ। यूरोप के देशों ने लंबे समय से ऐसी स्कीम लागू कर रखी है। यूरोपियन यूनियन EU के देशों ने इसे 2012 के डेट क्राइसिस के बाद शुरू किया था। इस दौरान यूरोप के कई देश बढ़ते कर्ज से जूझ रहे थे। शुरू में 6 देशों ने अपना बजट मैनेज करने के लिए ये कदम उठाया। बाद में कई और देश भी पीछे पीछे ऐसा करने लगे। स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, माल्टा, आयरलैंड में कुछ पैसे निवेश करने पर अमीर लोगों को रहने का अधिकार मिल जाता है। आमतौर पर यह रकम रुपयों में लगभग 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक रहती है। कभी कभी इस रकम की जगह उस देश में प्रॉपर्टी खरीदने पर भी काम चल जाता है। यूरोप के गोल्डन वीज़ा में एक फ़ायदा भी है। अगर आपको EU के एक देश से भी रहने की मंजूरी मिले तो आप बाकी के देशों में भी रह सकते हैं। EU के कुछ देश कुछ साल रह लेने के बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करने को भी मंजूरी देते हैं। हालांकि अब यूरोप के कई देश इस तरह के प्रावधान में बदलाव कर रहे हैं और कई तो इसे पूरी तरह बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, ये गोल्ड कार्ड वाली स्कीम कितनी कारगर साबित हो सकती है? भारतीय प्रवासियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या अब लोग डिस्करेज हो जाएंगे? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि जहां पे आपको केवल $1 मिलियन में या $800,000 में US ग्रीन कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते थे, अब वो रकम जो है वो 5 गुना हो गई है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। दूसरी चीज, ये सवाल आया भी था और पूछा भी गया था कि क्या जो एग्जिस्टिंग EB-5 के जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ऐसा बताया गया है कि उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू जो ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, जो ट्रंप गोल्ड कार्ड जिसे बार बार कह रहे हैं, आई थिंक ये एक तरीका है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लोगों को बताने का कि अमेरिका में किस तरह से आप इफ यू हैव मनी यू कैन कम हियर एंड लिव द अमेरिकन ड्रीम, और यदि आपके पास पैसे नहीं है जितने, तो आपका नहीं बनता अमेरिका में रहने का। और यही बात उनकी बाकी हम पॉलिसीज के साथ भी देख रहे हैं, किस तरह से लो इनकम माइग्रेंट्स हैं, उन्हें भी अमेरिका में परमिशन नहीं दी जा रही है आने की। तो आई थिंक रिफ्लेक्ट्स ऑन द न्यू रेजिम। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसी कोई स्कीम लाने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी चाहिए होगी। फिलहाल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है। क्या सभी रिपब्लिकन सांसद इस स्कीम के पक्ष में आ सकते हैं? कितनी संभावना है इसके लागू होने की? देखिए, अमेरिका में इमिग्रेशन लॉ को मॉडिफाई करने के लिए जरूरी है संसद का अप्रूवल, और दोनों जगह छोड़ लोअर हाउस और अपर हाउस में, सेनेट में और हाउस में प्रेसिडेंट की पार्टी का बहुमत है। लेकिन अगर आपको एक लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको सेनेट में 60 वोट्स चाहिए, जो नहीं है रिपब्लिकन पार्टी के पास। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले भी रूल मेकिंग के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है वो इंप्लीमेंट करता है जो लॉज पास करते हैं, जो इमिग्रेशन लॉज है। और वो इमिग्रेशन लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे कहना चाहिए कि नॉट ओनली डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसकी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, फिर वो कस्टम बॉर्डर पेट्रोल हो गया, या USCIS हो गया, या आइस हो गया, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, तो ये सारे मिलके इमिग्रेशन को यहाँ पे अमेरिका में दे इंश्योर एंड एनफोर्स द लॉज। तो ऐसा कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रूल मेकिंग के थ्रू ये जो रकम है इसको बढ़ा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। पहले ये रकम कुछ $500,000 हुआ करती थी, और फॉर लोअर इनकम एरियाज 500,000 फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रीन कार्ड, और अबाउट 800,000 फॉर द बिगर एरियाज जो 1 मिलियन के आसपास है। तो मुझे लगता है कि रूल मेकिंग का सहारा लेने की कोशिश की जाएगी और इसको चेंज करने के लिए, और फिर मुझे लगता है इसमें लिटिगेशन जरूर होगा। शायद ऐसे काफी इमिग्रेंट लॉयर्स होंगे जो इसे चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि आप यूनिलैटरली इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बट अगेन एक छोटा सा प्रावधान है, और देखना होगा कि किस लूप होल को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसकी रकम बढ़ा देगा। और अगेन इट्स अ ट्रम्प गोल्ड कार्ड इसे नाम दिया जा रहा है, बट एसेंशियली जो EB-5 प्रोग्राम है
उसको उसकी रकम बढ़ा दी जा रही है, उसको रीनेम किया जा रहा है। तो देखना होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कितनी जल्दी ये रूल मेकिंग कर सकती है और कितनी जल्दी हम ये इन इफेक्ट देख सकते हैं। ये तो हुई गोल्ड कार्ड की बात। ट्रंप की पहली कैबिनेट मीटिंग में और क्या चर्चा हुई? इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा एलोन मस्क ने बटोरी। वो काली टी शर्ट और एक टोपी पहनकर वहां पहुंचे थे। टी शर्ट पर लिखा था टेक सपोर्ट और टोपी पर लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मीटिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने मस्क से पूछ लिया कि क्या आपको लगता है कि इस कैबिनेट का कोई सदस्य आपसे नाखुश है? मस्क कुछ बोलते उसके पहले ही जवाबदेही का जिम्मा ट्रंप ने उठा लिया। बोले, क्या वाकई यहाँ कोई मस्क से नाखुश है? अगर ऐसा है तो हम उसे अभी यहाँ से बाहर फेंक देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में उन्हें एक अलग डिपार्टमेंट दिया गया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज। मस्क ने मीटिंग में कहा, डॉज का सरकार में यही रोल है कि वो टेक सपोर्ट देती है। हम सिर्फ सरकार के कंप्यूटर सिस्टम्स की मरम्मत के लिए तैनात हैं और ये सब कुछ अमेरिकी सरकार के लिए ज़रूरी है। हम इससे $1 ट्रिलियन बचा लेंगे। अगर हम वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक $1 ट्रिलियन के ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं तो हमें तेज़ी दिखानी होगी। इसका मतलब है सितंबर के अंत तक हर दिन $4 अरब बचाने होंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य है लेकिन हम हासिल करके रहेंगे। अमेरिका वाला चैप्टर यहीं तक। अब बात ईयू और भारत की। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू यूरोप का सबसे ताकतवर संगठन है। इसमें कुल 27 देश शामिल हैं। इन देशों की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। ये एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। ईयू के नियम सभी सदस्यों पर लागू होते हैं मगर ईयू अकेले दम पर सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अलग अलग संस्थाओं के बीच काम और शक्तियों का बंटवारा किया है। 3 संस्थाएं सबसे अहम हैं। नंबर 1 यूरोपियन काउंसिल, नंबर 2 यूरोपियन पार्लियामेंट और नंबर 3 यूरोपियन कमीशन। ये ईयू की कार्यपालिका है। ये ईयू के रोज़मर्रा के कामों को निपटाता है, मसलन बिल ड्राफ्ट करना, बजट मैनेज करना, डिसीजंस को लागू करना, समय समय पर दिशा निर्देश जारी करना, इंटरनेशनल समिट्स, द्विपक्षीय बैठकों में ईयू का प्रतिनिधित्व करना वगैरह। यूरोपियन कमीशन के सदस्यों को यूरोपियन काउंसिल चुनती है, मुहर यूरोपियन पार्लियामेंट से लगती है। अभी उर्सुला वॉन डेर लियेन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही यूरोपियन यूनियन ईयू की मुखिया कहेंगे। लियेन के भारत आने की चर्चा तो पिछले साल दिसंबर से ही चल रही है, लेकिन इसकी पक्की खबर आई 22 फरवरी को। इस दिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट में एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी घोषणा की। क्या था इस प्रेस रिलीज में? 3 बिंदुओं में समझिए। नंबर 1, पीएम मोदी के आमंत्रण पर उर्सुला वॉन डेर लियेन भारत आ रही हैं। नंबर 2, ये लियेन की तीसरी भारत यात्रा होने वाली है। इसके पहले वो अप्रैल 2022 में और सितंबर 2023 में G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आई थी। नंबर 3, लियेन के साथ ईयू का कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी भारत आएगा, वो भी भारत के साथ समझौते में शामिल होगा। ये तो हुई प्रेस रिलीज के बाद। लियेन के इस दौरे का एजेंडा क्या है? 2 बड़े एजेंडे हैं। नंबर 1, लियेन भारत के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा कर सकती हैं। इस कॉरिडोर के जरिए भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ा जाएगा। इससे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के दर्जनों देशों को व्यापार करने में आसानी होगी। सितंबर 2023 में भारत में G20 समिट के दौरान भी इस कॉरिडोर पर चर्चा हुई थी। नंबर 2, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और ईयू के बीच इसकी बात 8 सालों से चल रही है। कुछ सालों तक तो ये बातचीत रुक भी गई थी, लेकिन 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि अब भी इस पर कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं लिया गया है। बिल्कुल, देखिए जब ये 2021 में जब एफटीए के नेगोशिएशंस फिर से शुरू हो गए थे, क्योंकि अब ये एफटीए सिर्फ व्यापारी नज़रों से नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल नज़रिया से देखा जा रहा है। दोनों यूरोप और भारत अब ट्रेड डील्स करना चाह रहे हैं, अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और जो सप्लाई चेन्स हैं उन्हें डी रिस्क करना चाह रहे हैं चाइना वगैरह कंट्रीज से। तो ईयू का जो हिस्सा है ग्लोबल इंपोर्ट्स में वो 30% है। तो ये एफटीए इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगा। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि भारत ईयू का सिर्फ 9वां
टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। तो उम्मीद है भारत को कि ये एफटीए बायलैटरल ट्रेड को डबल कर सकती है, लेकिन अभी भी काफी चैलेंजेस है जिन पर अग्रीमेंट पाना मुश्किल है। ईयू चाहता है कि भारत अपने टैरिफ्स यूरोपियन गाड़ियां और शराब पर कम करे। भारत चाहता है ईयू लेबर और एनवायरमेंटल वगैरह के जो क्लॉजेज है वो ट्रेड डील से निकाले और सिर्फ ट्रेड पर फोकस करे। तो अभी भी ये डिफरेंसेस है जो सुलटाने में वक्त लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने और नए टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। ईयू और भारत भी इससे अछूते नहीं हैं। शायरी ये भी बताइए कि क्या उर्सुला लियेन भारत के साथ मिलकर इस पर कोई एक्शन ले सकती हैं? क्या पीएम मोदी के साथ मुलाकात में ट्रंप की टैरिफ धमकियों की भी चर्चा हो सकती है? मुझे नहीं लगता उनकी धमकियों पर बातचीत होगी, लेकिन यूरोप और भारत दोनों को डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया में अभी जियोपॉलिटिकल माहौल किस तरीके का बन चुका है, बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी जिसने एक ही महीने में पूरी दुनिया को एक तरीके से उजाड़ दिया है, दूसरी तरफ चीन है जो पहले से ही अपनी असर्टिवनेस जता रहा है खासकर इकोनॉमिक मामलों में, और ऊपर से जंगें चल रही है मिडिल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन की जंग भी अभी जारी है। तो इसलिए मैं कहूंगी एफटीए का जो मामला है और अर्जेंट हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से, व्यापारी जंगें चल रही है उनकी वजह से, और ये जो अनसर्टेनिटीज और प्रोटेक्शनिज्म जो नई ट्रंप प्रेसिडेंसी ऑलरेडी ला चुकी है। तो पूरे दुनिया का जियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, और इस बदलाव में दोनों ईयू और भारत अपने आर्थिक ताल्लुकात को अब मजबूत बनाना चाहते हैं। अब समझिए भारत और ईयू के रिश्तों के बारे में। भारत ने यूरोपीय देशों से रिश्ते 1960 के दशक में ही बनाने शुरू कर दिए थे। 1993 में ईयू का गठन हुआ। भारत ने ईयू बनने के बाद से ही उससे बात शुरू कर दी थी, लेकिन दोनों 2004 में जाकर रणनीतिक साझेदार बने। उसके बाद से अब तक ईयू और भारत के बीच संबंध अच्छे ही हुए हैं। दोनों के बीच हर साल करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। 2015 और 16 के बीच भारत के कुल व्यापार का 12.5% हिस्सा ईयू के साथ हुआ था। 2023 में दोनों ने लगभग 12 लाख करोड़ का व्यापार किया था। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब आज की इकलौती सुर्खी के बारे में जान लेते हैं, जो है वियतनाम से, जहां की राजधानी हनोई में पत्रकार और लेखक त्रुओंग सांग को 30 साल की जेल हुई है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर सरकार विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था। 1 जून 2024 को त्रुओंग को एक सेमिनार में शामिल होना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद उनकी गुमशुदगी की खबर ऑनलाइन फोरम पर फैली। उन्हें वियतनाम के पीनल कोड के अनुच्छेद 331 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही त्रुओंग ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लैम की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। लैम इससे पहले सुरक्षा मंत्री थे और उनके नेतृत्व में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का सत्ता में प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सान ने इसी बढ़ती दखल अंदाजी पर सवाल खड़े किए थे। रिपोर्टर्स का कहना है कि वियतनाम के मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में मीडिया सेंसरशिप कोई नई बात नहीं है। वियतनाम के ह्यूमन राइट्स संगठन D88 प्रोजेक्ट के मुताबिक अभी तक 189 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल भेज दिया गया है। सरकार ने डिक्री 147 जैसे नए नियम लागू किए हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियंत्रण रखते हैं। 2018 के साइबर सुरक्षा कानून के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसी गई है। पिछले 8 सालों में वियतनाम में सक्रिय मीडिया संगठनों की संख्या घटकर आधी हो गई है, और जो बची हैं वो सरकार की आधिकारिक लाइन पर चलने के लिए मजबूर हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।